हम अपने पहले अगर टॉपिक पे हैं तो हेल्थ और डाइट से आपका क्या रिलेशन है? आप क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अच्छी नींद लीजिए, माइग्रेन ईज़िली मैनेज हो जाता है विद डाइट ऑल्सो एंड विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऑल्सो। तो होम्योपैथी टोटली सेफ है और अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी हो रही है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सभी के लिए सेफ है, हर एज ग्रुप के लिए। अदर बिहाफ पे बात करें हाई बीपी वाले पर्सन की या लो बीपी वाले पर्सन की, हर व्यक्ति और हर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैम डाइट प्लान होती है। पूछना चाहूँगा कि एक डाइटिशियन और एक यूट्यूब से सीखी हुई चीज़ में कितना फ़र्क होता है? एक डाइटिशियन क्या हमें अपनी हेल्थ और डाइट के बारे में बता सकता है? और अगर हम बात करें हेल्दी डाइट के साथ-साथ मल्टीविटामिन कैप्सूल से मल्टीविटामिन्स चीज़ों को लेने में, उसमें कितना हेल्प रहता है? अगर आपका डाइट जो है वो बहुत ही अच्छा है। होम्योपैथिक इंडस्ट्री मैम कितनी बड़ी है और इसमें कितना स्कोप है? कैसे-कैसे इस फील्ड में हम आ सकते हैं? होम्योपैथिक कैसे अपना सकते हैं? स्टडी क्या करें हम 12th के बाद या 10th के बाद कैसे स्टार्ट करें? सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया पॉडकास्ट, जहाँ पर हम आपको बताएँगे कि इतनी स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड, पॉल्यूटेड और तरह-तरह की चीज़ें झेलने वाला एक आम इंसान कैसे रहता है। हम ठीक करेंगे आपके पॉल्यूशन को नहीं, आपकी सेहत और रहन-सहन को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरपाली जी, जो कि आपको ऐसे टिप्स और लाइफ़स्टाइल के ट्रिक्स देंगे, जिनसे आपकी सारी सेहत के राज़ और आपकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल हो जाएगी बढ़िया। तो कुछ बातें हम आपको बताएँगे डॉक्टर अमरपाली जी के बारे में, उनके करियर से रिलेटेड। इन्होंने 2015 में अपनी बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की। 2014 से ही इन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी और 2016 से ये फाइनली अपने प्रैक्टिस करियर में शुरुआत हुई इनकी। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अमरपाली जी से। अभी तो जैसा कि हमारा हर किसी से सवाल होता है गेस्ट से, सबसे पहला कि कैसा लगा मैम आपको हमारा स्टूडियो? आपका स्टूडियो बहुत ही अच्छा है एंड धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। और अब हम जानना चाहेंगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आप बद्दी में ही अपना सेंटर खोलेंगे, इस बजाय कि आप चंडीगढ़ या बड़ी सिटीज़ में जाएँ? बेसिकली मैं हिमाचल से ही हूँ, तो मुझे था मैं अपना जो क्लिनिक है वो हिमाचल में ही करूँ। और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। ना ही डाइट से रिगार्डिंग और ना ही उन्हें ये पता है कि कौन-सी मेडिसिन्स उनको लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। और होम्योपैथी का क्या है कि हिमाचल में ही नहीं, बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा है कि लोगों को काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई पैथी है और आपकी डिसीज़ को क्योर कर सकती है। तो वो भी एक था कि मुझे हिमाचल में ही स्टार्ट करना है और एक बद्दी एक अच्छा एरिया था, चंडीगढ़ के पास था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो आपका सेटअप जो है वो ईज़िली आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को मैम का जो सेंटर है उसकी लोकेशन बता दूँ। जो मैम का होम्योपैथिक सेंटर है वो बीबीएन में इकलौता एक सेंटर है जो होम्योपैथिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक क्योर करता है। और ये जो एड्रेस इसका मैं बताऊँ तो ये साई रोड पे जो हमारा पेट्रोल पंप है उसके सामने मॉल के अंदर है, फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है हम वीडियो के नीचे हर बार देते हैं, जैसे वो मैम की भी डिस्क्रिप्शन जो भी है डिटेल्स है सेंटर की वो आपको दी जाएगी। तो मैम आपने जब सेंटर खोला तो घर वालों को कितना सपोर्ट आपको मिला? मेरे घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था। मैंने सिर्फ़ उन्हें ये कहा था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है और बद्दी एक एरिया हमने चूज़ किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। वो हमेशा से शुरू से स्टार्ट थे, कोई नहीं था कि आपने बद्दी में ही करना है प्रैक्टिस एंड ऑल। चंडीगढ़ के पास था, सेटअप करना भी ईज़ी था और सारी फैमिली ने सपोर्ट किया। हम अपने पहले अगर टॉपिक पे हैं तो हेल्थ और डाइट से आपका क्या रिलेशन है? आप क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इट इज़ बेसिकली अगर हम ईज़ी लैंग्वेज में मैं अपने दर्शकों को बताऊँ तो ये यही है कि आप घर का खाना खाइए, ठीक है? प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके उतना दूर रहिए। आप वॉकिंग करिए, अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करिए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है? फ्रेश खाइए, सीज़नल खाइए, बेसिक यही डाइट है और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे कि आपको बहुत कोई एक्ज़ॉटिक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही आप कोई टिपिकल एक्ज़ॉटिक डाइट ले रहे हैं। सिंपल चीज़ें हैं, घर का खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, बेसिक यही प्रिंसिपल्स हैं। मेरे जैसे फूड लवर को आप क्या कहना चाहेंगे कि बाहर का ना खाओ घर पे? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बाहर का भी खा सकते हैं बट उसका वो डिसिप्लिन से खाएँ। जैसे कि आप
कभी वंस ए वाइल आप बाहर की चीज़ें खा सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप बाहर का खा रहे हैं तो उसमें आपका पोर्शन कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप मान लो कोई मिठाई ही खा रहे हैं, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि बस 1 पीस खाया दैट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि आप अपने टेस्ट बड के हिसाब से खूब सारा खा रहे हो, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। एंड अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, अच्छी एक्सरसाइज़ करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, आप बाकी दिनों में अच्छा खाना खाते हैं, तो आप कभी-कभार आप बाहर की चीज़ें ले सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना चाहिए। क्या हम डाइट से मैम कोई बीमारी भी क्योर कर सकते हैं? डाइट से बेसिकली हम बीमारियाँ क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक बीमारियाँ जो हैं प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डिसीज़ है भी तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको डायबिटीज़ है, तो अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, तो हम जैसे किसी ने ब्लड रिपोर्ट्स कराया और उसे लगा कि आप वो प्री डायबिटिक है, अभी कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी है, तो कोई भी ड्रग स्टार्ट करने से पहले आप 1 या 2 महीना अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। आप प्रॉपर एक अपने डाइटिशियन से मिलिए और उनको फॉलो करिए कि आपको क्या खाना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए। जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, जो आपको डायबिटीज़ में लेने चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो, इवन क्योर भी कर सकते हो, जब तक आपने अपनी मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है। और सेम इज़ इन हाइपरटेंशन, जैसे हाई बीपी के केसेज़ में भी ऐसा ही होता है। अगर जैसे हाई बीपी में क्या होता है कि आपका सोडियम इंटेक आपको कम करना होता है, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम जो है इंटेक आपको ज़्यादा करना होता है, तो आप स्टार्टिंग स्टेज में ईज़िली इन सब डिसीज़ेज़ को मैनेज कर सकते हो। तो क्योर नहीं कर सकते, डिसीज़ तो आपका बेसिकली किसी भी मेडिसिन से ही क्योर होगा, लेकिन आप 50% केसेज़ में उनको मैनेज कर सकते हो। आपका हीलिंग बहुत फ़ास्ट हो जाती है अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं और एक अच्छी डाइट लेते हैं। अगर हम बात करें डायबिटिक पर्सन की, तो घर पे रह के वो क्या ऐसी नॉर्मल चीज़ें खा सकता है जिससे उसको दिक्कत भी ना हो और उसकी डाइट भी हेल्दी? बेसिकली इस सबसे बेटर सिर्फ डाइट से अकेले डायबिटीज़ नहीं सॉल्व होती है। आपको एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल चाहिए उसके लिए। जैसे आपको सुबह उठिए, जल्दी उठिए, वॉकिंग करिए या फिर योग, प्राणायाम जो भी आपका बेसिक आपका हेल्थ रूटीन है। और डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि हमें हर 2 या 3 घंटे में छोटे-छोटे मील्स लेने होते हैं। एक बारी में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और ज़्यादा आप जैसे राइस होता है, राइस नहीं खाने होते हैं, आलू नहीं खाने होते हैं, मीठा नहीं खाना होता है। कम पोर्शन में थोड़ा फ्रीक्वेंटली खाना होता है और वॉकिंग करनी होती है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है? और साथ में नींद अच्छी लीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है। इन सब चीज़ों से ईज़िली डायबिटीज़ जो होती है वो मैनेज हो जाती है और क्योर भी हो जाती है कुछ हद तक। और अगर हम उसी अदर बिहाफ पे बात करें हाई बीपी वाले पर्सन की या लो बीपी वाले पर्सन की? लो बीपी और हाई बीपी में क्या बेसिकली जो लो बीपी और हाई बीपी है उसमें भी लाइफस्टाइल भी होता है। लो बीपी के केसेस में क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर जैसे लो बीपी के केसेस हम बेसिकली ज़्यादातर फीमेल्स में देखते हैं, उसमें कई कॉजेज होते हैं, उनके अंडरलाइंग कॉजेज, जैसे कोई उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर के इशू आते हैं। लेडीज़ डाइट अच्छे से नहीं लेती हैं, खाना टाइम से नहीं खाती हैं, जैसे घर के काम करती हैं तो उन्हें ऐसा होता है कि सुबह उठ जाती हैं लेकिन आपका जो ब्रेकफास्ट ही वो 12 बजे कर रही हैं, उसकी वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर इशू जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, स्पेशली इन लो बीपी केसेस। तो उसमें भी यही होता है कि आप समय से उठिए, समय से खाना खाइए, चाहे आप फ्रूट्स ही ले लीजिए, प्रॉपर मील आप लेट करिए, तो उससे आपका लो बीपी मैनेज हो जाता है। लो बीपी में आप जैसे थोड़ा कैफ़ीन, जैसे आपका बीपी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, उस टाइम ये हो कि आप कोई इलेक्ट्रोल वाटर ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हो, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं आप, थोड़ा गुड़ खा सकते हैं अगर आप, तो उससे मैनेज हो जाता है। एंड हाई बीपी में ऐसा होता है कि आपको सोडियम कम लेना होता है और पोटाशियम और मैग्नीशियम आपको ज़्यादा लेना होता है। और उसके अलग-अलग कॉजेज़ होते हैं। हाई बीपी भी आपके पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो अगर इन केस स्ट्रेस एक कॉज़ है तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं ईज़िली। अच्छी सेहत के लिए मैम कोई आप 5 आदतें बताना चाहें? बेसिक 5 थिंग्स जो अच्छी सेहत के लिए तो वही है, एक तो समय से सोइए,
जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे की नींद हर पर्सन को लेनी चाहिए, 7 टू 8 आवर्स। अगर 8 आवर्स लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम 7 आवर्स सबको ही सोना चाहिए और आपका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जैसे कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, तो आपका टाइम होना चाहिए कि आपने डेली 10 बजे ही सोना है, ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए। और सेकंड थिंग इज़ जस्ट एक्सरसाइज़, वॉक बहुत ज़रूरी है एंड हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। घर का खाना खाइए, प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके, पैक्ड फूड वो ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। एंड सबसे लास्ट है मेडिटेशन। अगर आपका स्ट्रेस है तो वो मेडिटेशन से ईज़िली मैनेज हो जाता है। सबको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, योग करना चाहिए, जिससे आप मेंटली बेटर फील करते हैं। और अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप जो भी डेली चीज़ें कर रहे हैं, आपका मन भी करेगा वो सब करने का। जैसे कि आपका एक्सरसाइज करने का भी मन करेगा, आपका अच्छा खाना खाने का भी मन करेगा, तो सब चीज़ें बैलेंस में ज़रूरी हैं। मैम अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हेल्दी डाइट के क्या सिद्धांत हैं? और मैं अगर अपनी इंग्लिश वाली ऑडियंस को बोलूँ तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी डाइट? ओके, हेल्दी डाइट के सिद्धांत, बेसिकली हेल्दी डाइट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे बेसिक आ जाता है कि आपका जो डाइट है उसमें प्रोटीन होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और फैट्स भी होने चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है जैसे आपके विटामिन्स, जितने भी विटामिन डी, बी12 और विटामिन के, ए, एंड उसके बाद आता है आपका मिनरल्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सब बेसिक होना चाहिए। बाकी सबसे मेन चीज़ है कि जितना हो सके उतना बाहर के खाना जो है, जितना भी प्रोसेस्ड पैक्ड फूड है वो आप कम खाइए, शुगर आप कम लीजिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छी लीजिए, फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, जो भी आपका मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं, क्योंकि आपका जो डाइजेशन है वो वेदर के हिसाब से काम करता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें, मान लो जैसे कि आप विंटर्स हैं, आप विंटर्स में ज़्यादा गाजर, चुकंदर ऐसी चीज़ें खाते हैं, आपको आजकल हर सीज़न में सब मिल जाता है बिकॉज़ सब हाइब्रिड है। लेकिन अगर आप फ्रेश हरी सब्जियां विंटर्स में ज़्यादा खाएँगे, वो ईज़िली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू आप समर्स में भी अगर वो चीज़ें खाएँगे तो डाइजेशन का इश्यू आता है। इसीलिए बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए, सीज़नल खाना चाहिए और लोकल खाना चाहिए। यही हेल्दी डाइट है, यही बेसिकली आपका बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो डाइट के। एक हमारे दर्शक हैं आरती शर्मा जी, वो पूछते हैं कि एक ऐसी डाइट बताओ जो बोरिंग भी ना हो और खाने में भी अच्छी लगे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्पेशली आरती के लिए है। तो डाइट बोरिंग तब होती है जब आप रोज़ ही एक ही चीज़ खा रहे हैं। जैसे कि आप सुबह में भी 2 रोटी खा रहे हो, दोपहर में भी 2 रोटी खा रहे हो। आपको क्या करना होता है कि आप अपने डाइटिशियन के पास जाइए और उनसे बात करिए और उन्हें बोलिए कि हमें एक अच्छी डाइट दीजिए, जिसमें आपका सब चीज़ें बैलेंस्ड हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका डाइटिशियन अच्छी डाइट बना के देता है। उसमें क्या होता है, एक 7 डेज़ डाइट प्लान भी होते हैं। जो आप मंडे को खा रहे हैं वो फिर आप नेक्स्ट मंडे को खाएँगे, ठीक है? या फिर आप के 15 डेज़ डाइट प्लान भी होते हैं जो आपको 15 दिन के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद वो चेंज होता है। उससे क्या होता है, आप बोर भी नहीं होते हो, क्योंकि आप मंडे को जो खा रहे हैं वो आप ट्यूसडे को नहीं खाओगे। सेम वेडनेसडे का डाइट प्लान भी आपका डिफरेंट होता है और सेम ही थर्सडे का भी। इसी तरह वीक डाइट प्लान जो होता है उससे बोर भी नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन भी आपको प्रॉपर मिल जाता है और जो भी आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए वो आपका डाइटिशियन उसके हिसाब से बना के देता है। तो आपको अगर घर पे ये सब चीज़ें फॉलो करनी है तो आप एक अपना प्रॉपर पेन, पेंसिल, पेपर लेके उसमें लिख लीजिए कि मंडे को मैं ये खाऊँगी, तो ट्यूसडे को मैं इसको चेंज करूँगी, थर्सडे को मैं इसको चेंज करूँगी। तो उससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और ईज़िली वो सब चीज़ें आप ले भी लोगे और डाइजेस्ट भी हो जाएँगी। मैम इसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो कोई आप ऐसी ऐसी डाइट या हेल्थ बेनिफिट्स बताओ जिससे कम करने में और ज़्यादा करने में काफ़ी आसानी हो हमारे दर्शकों को? बेसिकली कम करना होता है किसी को भी और वेट बढ़ाना है, उसमें एक ही चीज़ है। अगर आपको वेट इंक्रीज़ करना है तो आपको कैलोरी रिच डाइट लेनी पड़ती है और अगर आपको वेट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी पड़ती है। अब ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि बेसिकली क्या होता है, एक एडल्ट फीमेल है, उसमें आपको 1600 से 2000 या 2400 कैलोरीज़ चाहिए डेली बेसिस पे, और मेल में क्या होता है वो 2000 से 3000 कैलोरीज़ चाहिए। लेकिन अगर आपने वेट कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 1600 से 2000 कैलोरीज़ डेली ले रहे हो तो आपको उतना एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा।
ठीक है। बाकी अगर सबके पास इतना टाइम नहीं होता आजकल के बिजी लाइफस्टाइल के हिसाब से कि आप बहुत विग्रस सब नहीं करते, कोई जिम जाता है कोई नहीं जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो कैलोरीज जो होती है वो अपनी डाइट से कम करनी पड़ती है। भूखे नहीं रहना है, आप उसमें प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, फाइबर ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। तो उससे आपका वेट जो ईजिली कम हो जाता है। जैसे मैंने वेट कम करना है और मैंने 1 प्लेट मोमोज खा लिए, तो मेरे को कितना दौड़ना पड़ेगा? आपको काफ़ी दौड़ना पड़ेगा। वैसे 1 प्लेट मोमोज़ चलो आप 1 से माइल आप ले सकते हैं। जैसे कि आपने वीक में या 15 दिन में 1 बार लिया, वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि ना खाओ। 1 प्लेट तो खानी भी नहीं चाहिए। आपको अगर खाना ही है तो 1 या 2 पीस खाया दैट्स इट। उससे क्या होगा कि आपका जो फूड आपके जो टेस्ट बड्स हैं, वो भी सैटिस्फाई हो जाते हैं और वो अनहेल्दी कैटेगरी पे भी नहीं गिना जाता है। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि हमें बाहर का खाना ही नहीं है। हम खा सकते हैं, ईज़िली खा सकते हैं, बट आपका वो पोर्शन कंट्रोल वो और डिसिप्लिन, अगर आपको किसी को भी वेट लूज़ करना है, वेट कम करना है, ज़्यादा करना है, आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन फ़ोकस रहने से आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये खाना है, तो मैंने यही खाना है। फिर चाहे मुझे कोई जो मर्ज़ी बोले कि नहीं नहीं सुधांशु आप एक और ले लो, एक और। पर नहीं, सुधांशु को पता होना चाहिए कि मुझे एक ही मोमो मैं खाऊँगा तो बस ठीक है, मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगा। खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा विग्रेस वेट ट्रेनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो सारे बोलते हैं कि केला खाओ, तो उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे सिर्फ़ केला खाने से, या और भी हमें डाइट प्लान या हेल्दी चीज़ें लेनी पड़ेंगी? फ़र्क पड़ता है वेट से, 1 या 2 केला खाने से वेट नहीं बढ़ता है किसी का भी। उसके साथ क्या हमें और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे आप बनाना शेक ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, आप प्रोटीन इनटेक ज़्यादा ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं। अगर आपको वेट इंक्रीज़ ही करना है तो उसका बेसिक चीज़ है कि आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट मील्स लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ अंडरवेट हमारे पास आते हैं, जैसे यंग लड़के आते हैं स्पेशली, वो कहते हैं कि हमारा वेट बहुत कम है, तो मैं इतने ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, स्टिल मेरा वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, मैं जिम भी जा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि क्या होता है कि जब आप यंग होते हो तो आपको थोड़ा पता नहीं होता बेसिकली क्या चीज़ें आपने खानी है, क्या नहीं खानी है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, उससे और भी इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो उस केसेज़ में क्या होना है कि हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप प्रोटीन लीजिए, बट आप सिर्फ़ व्हे प्रोटीन ना लीजिए, आप उसको डाइट में भी शामिल कीजिए और साथ में आप 2 या 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना आपने खाना है, ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना है। तो जो 2 या 3 घंटे में आप स्मूदीज़ ले सकते हो, शेक्स ले सकते हैं और घर का बना हुआ खाना, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे आपने कहा केला, हाँ, केले का ले सकते हैं, पर आप 1 या 2 केले से वेट नहीं बढ़ता, फिर आपको थोड़ा बल्क में लेना पड़ता है और कितनी क्वांटिटी है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, वो आपके वेट और एज के हिसाब से डिपेंड करता है। तो वो तो आपके डॉक्टर ही आपको ज़्यादा अच्छे से बताएँगे। आपको ज़्यादा अच्छे से बताएँगे। मैम कोई आप अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि आपका कोई क्लाइंट हो, आपने उसको हेल्थ डाइट दे दी, वो फॉलो भी कर रहा है मगर फिर भी उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। क्या वो बाहर से मोमोज़ वगैरह खा रहा है, चाउमीन खा रहा है और आपको बे बता हो सकता है, ऐसे बहुत केसेस में होता है कि जैसे हम पेशेंट्स को डाइट देते हैं। वैसे तो बेसिकली रेयर ही होता है ये, क्योंकि जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं हम किसी की भी, तो हम उनकी प्रॉपर ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करते हैं, आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बट स्टिल अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई अंडरलाइंग कॉज़ और कोई और डिसीज़ भी हो सकता है। जैसे आपको थायरॉइड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको पीसीओडी हो सकता है फीमेल में, और भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर वो टाइम से नहीं सो रहे हैं, उनसे भी वेट का फ़र्क पड़ता है। अकेली डाइट से वेट कम नहीं होता है। आपकी नींद भी इम्पॉर्टेंट है, आपका जो फिज़िकल मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पानी भी पीना है, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे आप मान लो अब वेट कम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हम वेट कम कर रहे हैं। जब आप उनसे पूछिए डिटेल में, तो ऐसा होता है कि वो खा तो हेल्दी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कितना खाना है। ठीक है, कि वो अगर आपने 2 चपाती खानी है, वो कह रहे हैं कि हम मल्टीग्रेन चपाती खा रहे हैं, लेकिन आप 4 खा रहे हो, तो वेट कम कैसे होगा? तो पोर्शन कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेट लूज़ में है कि कम खाइए और हेल्दी खाइए। ठीक है, कि आपने फुल नहीं खाना है, आपके पेट में हमेशा थोड़ी-सी जगह होनी चाहिए। होनी चाहिए। हर व्यक्ति और हर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैम डाइट प्लान होती है। डाइट प्लान डिफरेंट होता है। मेल का डाइट
प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है, फीमेल्स का डाइट प्लान जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे फीमेल्स को काफ़ी स्टेजेस से ज़्यादा पड़ता है, उनको आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, विटामिन डी और B12 की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और मेल में ऐसा होता है कि आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा चाहिए होता है और कैलोरीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। मेल फिजियोलॉजी डिफरेंट है, फीमेल फिजियोलॉजी डिफरेंट है। फिजियोलॉजी मतलब कि जैसे आपके शरीर की बनावट डिफरेंट है। फीमेल्स को प्यूबर्टी एज में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफ़र हो जाती है। वैसे ही एज के साथ भी है, बच्चों का डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड होती है और एडल्ट्स की डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड होती है। डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड। एक मैम शॉर्ट फॉर्म में BMI, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ठीक है, वो भी सब में डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका उसमें बेसिकली क्या हम वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जैसे आपका एज कितना है सुधांशु? 27। 27 आपका एज है, तो आपके वेट के हिसाब से आपका BMI निकलता है। उससे हम बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जिसमें आपका बॉडी में कितना फैट है, वो सारा कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो आइडल फैट जो है किसी को भी पर्सन को एक जैसे फीमेल्स हैं, इसमें भी डिफरेंट है। अगर फीमेल है आपको क्योंकि उसमें बर्थ होती है, बच्चे होते हैं, तो उस केस में उनको 25 से 30% फैट चाहिए होता है। जब तक उन्होंने कंसीव करना है। और मेल में होता है 20-25% फैट। तो ये हम BMI से इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उससे हमें अगर आपका फैट ज़्यादा है तो उससे पता चल जाता है, फिर उस हिसाब से आपने वो डाइट फॉलो करनी होती है या एक्सरसाइज रूटीन करनी होती है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ब्रेक के बाद हम फिर बात करते हैं अपने टॉपिक हेल्थ और डाइट डॉक्टर अमरपाली जी के साथ। तो मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि एक डाइटिशियन और एक यूट्यूब से सीखी हुई चीज़ में कितना फ़र्क होता है? एक डाइटिशियन क्या हमें अपनी हेल्थ और डाइट के बारे में बता सकता है और यूट्यूब वाले क्या कुछ बता सकते हैं? बहुत फ़र्क होता है, यूट्यूब पे कोई डायटीशियन नहीं होते, वो बेसिकली आजकल आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे सभी आते हैं और कहते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। बेसिकली वो एक सबके लिए नहीं है, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर चीज़ बताते हैं कि आप हल्दी लीजिए, आप ये लीजिए वो लीजिए, बट बेसिकली कि सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आप किस टाइम पे सोते हैं, क्या आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, वो सब चीज़ें तभी आप क्योंकि आप एक बेसिक डाइट सबके लिए नहीं होती है। जैसे आपके लिए जो डाइट है, वो आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं होगी क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो वो आप जब डाइटिशियन के पास जाते हो या आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, वो आपको अच्छे से बता देता है कि आपको इतनी कैलोरी चाहिए, आपको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फाइबर चाहिए। आप जब यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखते हो, हाँ, वो चीज़ें कुछ अच्छी हैं क्योंकि जो अच्छा ही बताते हैं वो उसमें ऐसा खराब भी नहीं है, बट वो सबके लिए नहीं है कि आप एक ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते उसको कि अब मुझे किसी ने यूट्यूब पे बता दिया कि आपने ऐसा करना है तो सबने वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग पड़े, पर वैसा सबके लिए नहीं है क्योंकि वो सबका बॉडी डिफरेंट होता है और हेल्थ की नीड्स भी बॉडी की नीड्स सबकी डिफरेंट है, तो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। और अगर हम बात करें हेल्दी डाइट के साथ-साथ मल्टीविटामिन कैप्सूल से मल्टीविटामिन्स चीज़ों को लेने में, उसमें कितना हेल्प रहता है? अगर आपका डाइट जो है वो बहुत ही अच्छा है, आप सब बैलेंस्ड खाते हो, तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती है। ना आपका अगर आपका प्रोटीन, विटामिन सब बढ़िया है आपका, आप अच्छे से खाना खा रहे हो, ब्रेकफ़ास्ट टाइम से कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, कुछ प्रोसेस्ड नहीं है, बाहर का कुछ नहीं है, तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ केसेज़ होते हैं जिसमें आपको विटामिन्स या ज़्यादा अच्छे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उस केसेस में आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फीमेल्स में भी ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें थ्रू प्रेगनेंसी जाना होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल जाना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स की, विटामिन डी एंड कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे किसी अगर आपका डाइट अच्छा है तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सप्लीमेंट स्टार्ट भी करने हैं किसी ने भी, तो वो ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं स्टार्ट करने हैं। जैसे कि आप कई बार होता है कि आप ब्लड रिपोर्ट्स करवा के आए, आपका विटामिन डी कम है, आपने बिना डॉक्टर के कंसल्ट करके आपने विटामिन डी स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए,
चाहे वो डाइटिशियन है या कोई भी आपके बेसिक डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, वो आपको खुद लिख के देंगे कि आपको कितनी डोजेस चाहिए आपकी एज के हिसाब से और कितने टाइम तक आपने खाना है। पहले तो बेसिकली कोशिश सबको ये करनी चाहिए कि अगर आपके कुछ भी लेवल्स हैं जो कम हैं, वो आप डाइट से ही पूरा करो। स्टिल अगर आपका नहीं हो रहा है डाइट से पूरा, तो आप साथ में सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन वो एक अच्छे फिजिशियन की सलाह के बाद ही लीजिए, अपने आप नहीं फॉलो करना है। हमारे एक दर्शक हैं चार्वी मित्तल, उनका सवाल है कि एज ए टीनेजर जो हमारी डाइट है वो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को कितने इफेक्ट करती है, या हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा। अभी बेसिकली टीनेजर्स में क्या है, एक तो टीनेजर्स घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, 99%। उनको चाहिए होता है कि वो बाहर का कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर आउटिंग्स करते हैं, और बेसिक अगर उनके पेरेंट्स कुछ भी बना के दे रहे हैं घर पे, तो वो नहीं खाते हैं। तो उसकी वजह से भी एक्ने, जितना आप अनहेल्दी खाओगे, उसकी वजह से भी एक्ने के इश्यूज़ रहते हैं और वेट इश्यूज़ रहते हैं। अब आजकल आप क्या देख रहे हो कि टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा मोटापा आ रहा है, वो इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपका जब आप अनहेल्दी खाओगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो एक्ने के इश्यूज़ रहेंगे, वेट इश्यूज़ रहेंगे, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, बाल सफ़ेद होना छोटे बच्चों में, 13-14 साल के बच्चों में, वो भी डाइट की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि और ना आप समय से वो सोते हैं, फ़ोन सबके पास है, सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनका नींद पूरा नहीं हो रहा है। तो एक्ने एंड ऑल ये बेसिकली आपकी डाइट से ही रिलेटेड होते हैं, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। टीनेजर्स के लिए स्पेशली है कि आप सब एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, या फिर आप जब यंग होते हैं तो आप ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट भी कर सकते हो, बिकॉज़ आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो अच्छा खाना खाइए और एक्सरसाइज करिए, अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करिए, क्योंकि यही एज होती है जो आप बेसिकली जो हम फाउंडेशन है हमारा ना, वो अगर मजबूत होगा अच्छे खाने से, तभी वो लेटर ऑन इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि आप जो टीनेजर्स में खा रहे हो, वो आपको दिखेगा जब आप 25, 26, 27 साल की उम्र में होते हो, और जब आप जो 26, 27 साल की उम्र में खा रहे हो, वो आपको दिखेगा 30, 40 की उम्र में, और जो 30, 40 की उम्र में खा रहे हो, वो आपका डिफ़ाइन करेगा कि आपका बुढ़ापे के जो आखिरी के 10, 15, 20 साल हैं, वो कैसे होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आखिरी के 15-20 साल है, वो अच्छे होने वाले हैं, आप मतलब चाहते हैं कि अच्छे से रहें, कोई आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े, हॉस्पिटलाइज़ ना होना पड़े, तो वो आपको आज ही उसको करेक्ट करना पड़ेगा। वो बेसिक अपना लाइफ़स्टाइल सबको चेंज करना चाहिए, ताकि आप अच्छी जितनी भी ज़िंदगी आपको भगवान ने दी है, वो अच्छी जी सकें, अच्छे से आप बिना किसी डिसीज़ से, बिना किसी सफ़रिंग से अच्छे से रह सकें। अच्छी डाइट हमारे स्किन के साथ साथ हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। जी, बिल्कुल। जो डाइट है वो आपके बेसिकली क्या है कि जो गट है आपका, ठीक है? वो उसको आपका सेकंड ब्रेन कहा गया है, ठीक है? उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। कुछ 2 टाइप के बैक्टीरियाज़ होते हैं बेसिकली, एक अनहेल्दी बैक्टीरिया और एक हेल्दी बैक्टीरिया। दोनों ही ज़रूरी होते हैं ताकि आपका जो डाइट है, गट है, वो अच्छे से काम करे। और हमारा गट क्या होता है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो सेक्रीट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन क्या होता है, आपके सीधे जाके आपके ब्रेन को सिग्नल पास करता है, ठीक है? वो बनेगा कहाँ पे, आपकी गट में। सिग्नल्स वो पास कर रहा है ब्रेन में, जिससे आपका मूड, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आप अच्छा खा रहे हो तो आपका अच्छा हेल्दी सिग्नल्स ब्रेन को जाएँगे, ठीक है? तो आपका मूड भी अच्छा होगा। और अगर ऑलरेडी आपको किसी तरह का डिप्रेशन या एंग्जायटी के इश्यूज़ हैं, तो अच्छे खाने की वजह से आप उनको मैनेज भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो अगर आज आप हेल्दी हो, आज आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, तो इन फ्यूचर हो सकते हैं। क्योंकि जो आपका जो बेसिकली डिप्रेशन एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो भी हमारा गट ही बनाती है, ठीक है? तो अगर हम अच्छा खाएँगे, तो कॉर्टिसोल जो है वो कम बनेगा, डिप्रेशन होगा नहीं। अगर हम अनहेल्दी खाएँगे, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा और डिप्रेशन, एंग्जायटी, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ज़रूरी है अच्छा खाएँ, ताकि मेंटली भी आप फिट रहें। इसी से रिलेटेड हमारे एक दर्शक का सवाल है रितिका शर्मा का, कि वो पूछ रहे हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम वाला व्यक्ति जो है क्या करे, क्या डाइट, हेल्दी डाइट ले वो? माइग्रेन बेसिकली कोई डिसीज़ नहीं होता है, माइग्रेन इज़ ए सिम्पटम, ठीक है? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें माइग्रेन है, ये कभी ठीक नहीं होता, हमें डॉक्टर्स ने कहा है कि हम इतनी सारी मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो पेन किलर्स ले रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। माइग्रेन एक सिम्पटम है, उसका अंडरलाइंग कोई ना कोई कॉज़ होता है। जैसे कि आपको या तो डाइजेशन का कोई इश्यू होता है, या आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो,
या आपका नींद नहीं है या आपको स्ट्रेस है, ठीक है? और ये कुछ हद तक जेनेटिक भी होता है। अगर आप ब्लड रिपोर्ट्स कराएँगे तो जिसको भी माइग्रेन है उनका कोई ना कोई विटामिन्स लेवल ऊपर-नीचे होंगे, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप एक पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है? आप अच्छा खाना खाइए, नींद पूरी लीजिए। स्टिल आपको नींद में कोई इश्यू है किसी भी पर्सन को तो आप मेडिटेशन करिए, आप स्ट्रेस से दूर रहिए, अच्छी नींद लीजिए। माइग्रेन ईज़िली मैनेज हो जाता है विद डाइट ऑल्सो एंड विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऑल्सो। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मिथ है। बहुत लोगों ने बनाया होता है कि माइग्रेन है, हमें माइग्रेन माइग्रेन सिर्फ़ एक सिम्पटम है जो आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो। उन्हीं का सवाल थोड़ा लंबा है, मैं और पूछना चाहूँगा कि समर में डेली सर दर्द रहता है और फ्लैश लाइट और लाउड साउंड से बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ये हेडेक के ही सिम्पटम है। उसको एक तो उनको आई साइट चेक कराना चाहिए, ठीक है? कि हेडेक के कई इश्यू भी होते हैं और पानी ज़्यादा पिएँ। इलेक्ट्रो हो सकता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो आप इलेक्ट्रो ले सकते हो। जैसे बेसिकली आप जिसको ओआरएस बोलते हैं, आपको ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। हो सकता है उनका बीपी लो है, तो उसके मल्टीपल कारण हैं। उसका एक डिसीज़ हेडेक हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं होता, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनको कोई गट इश्यूज़ है, तो वो एक रूल आउट करें वो, अपने डॉक्टर के पास जाइए। पूरा अपना डिसीज़ जो भी सिम्पटम्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए, तो प्रॉपर केस हिस्ट्री के हिसाब से आपको मेडिसिन्स या डाइट वो प्रिस्क्राइब करेंगे, उससे डेफ़िनिटली आपको फ़र्क पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हमारा भारत जो है वो चाइना घूम आया, अमेरिका घूम आया और दवाइयों के मामले में, और घूम फिर के लास्ट में होम्योपैथी अब हमने अपना रहे हैं। तो मैम, होम्योपैथी क्या है और आप इसके बारे में कितनी इम्पोर्टेंस इसको देना चाहेंगे? ओके, बेसिकली सुधांशु, होम्योपैथी एक बहुत ही एंशिएंट साइंस है, ये कोई न्यू पैथी नहीं है, बट अभी लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है इसके रिगार्डिंग। ये एक 200 साल से चली हुई आ रही एक चिकित्सा पद्धति है और बेसिकली इसमें क्या है, हम सिम्पटम्स के बेस पे काम करते हैं। जैसे आपको कोई भी डिसीज़ है, तो हम उसमें पूरी आपकी केस हिस्ट्री लेते हैं, कब से आपको क्या-क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, तो उसके बिहाफ पे हम आपको सारी की सारी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। देयर आर ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। एक्यूट कंडीशंस में जितनी भी आपका कोल्ड, कफ़, फ़ीवर होता है, आपका टॉन्सिलाइटिस है, उसमें काफ़ी बहुत ही जल्दी इमीडिएट रिज़ल्ट आते हैं विदिन अ हाफ आवर, विदिन 1 आवर और विदिन अ डे। एंड क्रॉनिक डिसीज़ेज़ में जैसे आपका फिशर, फिस्चुला, पाइल्स हो गया, आपका स्किन डिसीज़ेज़, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, आपका आईबीएस, थायरॉइड, डायबिटीज़, सभी तरह की बीमारियों में होम्योपैथी बहुत ही हेल्पफुल है और पूरी तरह कंप्लीटली क्योर भी कर देती है। क्रॉनिक केसेस में थोड़ा-सा टाइम लगता है रिकवरी के लिए क्योंकि हमें उन्हें परमानेंट रिलीज़ देना होता है ताकि वो जड़ से बीमारी ठीक हो जाए, तो थोड़ा कोर्स करना पड़ता है, बट एक्यूट केसेस में इमीडिएट रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो होम्योपैथी टोटली सेफ़ है और अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी हो रही है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सभी के लिए सेफ़ है, हर एज ग्रुप। उसमें स्वीटनेस का क्या राज है मैम? बेसिकली जो स्वीटनेस होती है वो मेडिसिन्स में नहीं होती है, वो ग्लोब्यूल्स होते हैं, दैट इज़ शुगर पिल्स। हम उसमें मेडिसिन्स ऐड करके देते हैं, तो वो सबके लिए सेम होती है, लेकिन उसमें जो ड्रग डलता है वो सबके लिए डिफरेंट है। तो वो एक मोड है लेने का, मेडिसिन्स लेने का कि आपको मेडिसिन लेनी है तो हम शुगर पिल्स में डाल के देते हैं और वो सिर्फ शुगर पिल में डाल के नहीं देते हैं, हम डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ करते हैं मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने के लिए। तो या फिर डायरेक्ट टंग डोज़ भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को क्या मेडिसिन्स जा रही है, तो उनको टंग डोज़ की ज़रूरत है या फिर उनको डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत है या फिर ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन्स जाए या फिर पाउडर फॉर्म में भी जाती हैं मेडिसिन्स। तो वो पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। पूरा वर्ल्ड शट डाउन कर दिया। उसमें होम्योपैथी की एक बहुत अहमियत रही। ऐसा क्यों? उसमें उसको क्योर करने में बहुत काबिलियत थी। का एक जनरल सिम्टम्स थे, ठीक है? कि आपका को कोल्ड कफ का इश्यूज हो रहा था, तो उसमें हमारी एक मेडिसिन थी जो बहुत ही वायरल हुई थी, इट वाज आर्सेनिक 200 जो सबने ली। इवन आयुष मिनिस्ट्री ने उसको प्रॉपरली रिकमेंड किया नेशनल लेवल में कि सब इसको ले, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो बहुत ही जिसने भी वो प्रिकॉशनरी ली थी तो उनको कोविड के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम आए। तो बेसिकली क्या होता है कि आर्सेनिक को अगर हम देखें तो एक मेडिसिन है, वो उस कंडीशन में दी जाती है जिसमें फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं। तो जब कोविड-19 आया तो उसमें सारे सिम्पटम्स फ्लू की तरह थे। तो इसलिए आर्सेनिक ज़्यादा वायरल हुई और जिसने भी वो प्रिवेंटिव ली थी तो उनको कोविड-19 के सिम्पटम्स अगर किसी को हुए भी तो वो बहुत ही कम हुए एंड जिसने प्रिकॉशन ली शायद उनको हुए भी नहीं। ठीक है? तो एज़ ए इम्यूनिटी बूस्टर जैसे ये आपका इम्यून सिस्टम को उसने स्ट्रॉन्ग किया और ऐसे भी आर्सेनिक एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती।
ताकि आप डिसीज़ को ईज़िली फाइट कर पाओ। अगर हम बात करें यंगस्टर्स के लिए होम्योपैथिक इंडस्ट्री के बारे में, तो होम्योपैथिक इंडस्ट्री मैम कितनी बड़ी है और इसमें कितना स्कोप है? कितनी बड़ी है और इसमें कितना स्कोप है? होम्योपैथी में बहुत स्कोप है। बेसिकली ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो होम्योपैथी बेसिकली 200 साल पुरानी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है? तो इसमें ऐसा है कि आपका पर ये है कि जैसे आज यूथ में क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि होम्योपैथी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स कम होती हैं। अगर आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्कोप है। एंड अभी अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि होम्योपैथी लेनी चाहिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रही है और ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, ये हर जगह है। आप बाहर वेस्ट जाते हो, अमेरिका वगैरह पे जाते हो आप, वहाँ पे प्रॉपर होम्योपैथी एसोसिएशंस हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको फ़ॉलो करते हैं। तो इंडिया में भी धीरे-धीरे आ रहा है और यूथ अगर यंगस्टर्स को होम्योपैथी की तरफ जाना है तो वो जा सकते हैं। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि आप अपना क्लिनिक सेटअप करें, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छी आपको गवर्नमेंट स्कोप्स मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब्स मिलने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एट द एंड अपना क्लिनिक सेटअप करना पड़ता है और क्लिनिक आपका स्टार्टिंग में 2 या 3-4 साल लगते हैं सेटअप होने के लिए, बट जैसे-जैसे आपके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, आपको काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है और ये एक सोशल सर्विस की तरह भी है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट आप ऐसी मेडिसिन्स दे रहे हो लोगों को या किसी को भी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आप एक काइंड ऑफ सोशल सर्विस भी कर ही रहे हैं। के बारे में जाने तो और उससे पता भी लगेगा यंगस्टर्स को कि कैसे-कैसे हम इस फील्ड में आ सकते हैं। तो आप बताएँ थोड़ा कि कैसे-कैसे इस फील्ड में हम आ सकते हैं? होम्योपैथिक कैसे अपना सकते हैं? स्टडी क्या करें हम 12th के बाद या 10th के बाद कैसे स्टार्ट करें? इसमें बेसिकली जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, आपका जो मेडिकल होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका जो एंट्रेंस होता है, आप जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस देते हैं, वो बेसिक एक ही एंट्रेंस होता है। उसके आप और बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी कॉलेजेस के अलग से पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे हिमाचल में सोलन में हैं, तो ये बेसिकली जो होता है, ये आपका जो नीट होता है, उसके बेसिस पे ही आपको लेते हैं। बाकी आप कई बार उधर कॉलेजेस में जो होती हैं सीट्स वैकेंट भी रह जाती हैं, कोई प्रेफ़र करता है, कोई नहीं करता है, तो आप कॉलेज से डायरेक्टली बात करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे मैंने 2014 में अपना इंटर्नशिप स्टार्ट किया था। 2016 से मैंने बद्दी में प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। इनिशियली आपको 2 या 3 साल लगते हैं, बट अभी ये बहुत अच्छा है और पेशेंट्स को ट्रस्ट है, पेशेंट्स होम्योपैथी लेते हैं, उनको रिज़ल्ट आते हैं और अभी काम और बढ़ रहा है, धीरे-धीरे और बढ़ेगा। सो कोई भी अगर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो ले सकते हैं, स्कोप बहुत है। हम अपने लास्ट सेशन में आपसे कोई क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आप जवाब दे सकते हैं बड़े आराम से। जी। तो हम आपसे पहले पूछेंगे कि आजकल कॉमन हो रहा है कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन नहीं होना अच्छे से, तो वो क्यों हो रहा है जनरली? तो उसको क्या कैसे क्योर कर सकते हैं हम? ओके, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का इशू जो हो रहा है वो बेसिकली पुअर लाइफस्टाइल ही उसका एक फैक्टर है। और क्या होता है कि जो हम बाहर का ज़्यादा खाते हैं उसी की वजह से इश्यूज होते हैं। एक्सरसाइज नहीं हो रही है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, नींद आपकी पूरी नहीं है, टाइमली आप खाना नहीं खाते हैं, उस वजह से आपको इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। एक तो हम ज़्यादा प्रोबायोटिक फूड खाएं। प्रोबायोटिक फूड में जैसे आपका दही, लस्सी, आपका कांजी, ये जो आप समर्स में कांजी एंड ऑल बनाते हैं, वो डिटॉक्स वाटर हो गया, ये आप ले सकते हैं। फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जैसे कि आपका इडली, डोसा, ढोकला, ये ईज़िली अगर आप जैसे बाहर भी जाते हैं, आप आउटिंग भी करते हैं, तो आप प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड खाने की बजाय आप फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं। अचार, जैसे आपकी मदर्स घर पे सब अचार बनाती हैं, तो अचार भी आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं खाना है। आप 1 टेबल स्पून डेली ले सकते हो और साथ में एक्सरसाइज करिए, टाइम से सोइए। शुगरी ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। वॉकिंग करनी चाहिए जब भी टाइम मिले, या फिर कोई भी कार्डियो हो गया, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे आप ईज़िली आप अपना जो डाइजेशन जो है वो ठीक कर सकते हैं। बाकी जहाँ मेडिसिन्स की ज़रूरत है वहाँ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। एक हेल्दी डाइट और टाइमली डाइट जिसको हम कहते हैं सुबह उठ के 7 बजे, फिर 1 बजे, फिर उसके बाद रात को 7 बजे, ये कितना इम्पोर्टेंट है?
ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, उसमें ऐसा है कि किसी का नाइट शिफ्ट होता है, तो और किसी का बी शिफ्ट होता है, किसी का ए शिफ्ट होता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम से डाइट नहीं खा सकते हैं। तो जब भी आप उठे हो, जागे हो, जैसे आपका ए शिफ्ट है, बी शिफ्ट है, या फिर आपका जो भी सी शिफ्ट है, जब भी आप जागे हो तो आपने मिनिमम 3 से 4 घंटे के बीच में आपने 3 मील लेने होते हैं, ठीक है? और साथ में बीच में 1 या 2 घंटे के गैप में छोटे-छोटे स्नैक्स, जैसे कि उसमें आप ड्राई फ्रूट्स हो गया या फ्रूट्स हो गया या किसी भी तरह, जब आप जागे हो, तो उस टाइम पे आप कोकोनट वाटर हो गया, लस्सी हो गया, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। टाइमली खाना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप उठते हो, तो आपका बेसिक चीज़ होना चाहिए कि उठे, आपने 1 या 2 गिलास गर्म पानी पिया, अपना योग किया, मेडिटेशन की, वॉक करी। उसके उठने के 1 या डेढ़ 2 घंटे के अंदर आपको कुछ सॉलिड मील लेना चाहिए, नहीं तो एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज़ होते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि खाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमें पूजा पाठ करना है, चाय ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। चाय से क्या होता है, ती आप 12 बजे खाना खा रहे हो, लेकिन 12 बजे से 3 से 4 कप आप चाय ले रहे हो। उससे क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज़ आते हैं। तो आप चाय लीजिए, पर 1 कप लीजिए, चाय से कुछ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में एक सॉलिड मील आपको चाहिए, चाय के साथ कोई रोटी ले लीजिए, आप कुछ भी जो बना है, या फिर एक बिस्किट ले सकते हैं, कोई ब्रेड ले सकते हैं, तो उससे एसिडिटी का इश्यूज़ नहीं होते हैं। और फिक्स टाइम तो होना चाहिए, पर वो आपके जॉब के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप जॉब क्या है आपका, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल जो है वो आप सेट कर लीजिए कि कब आपको कितने बजे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो इन्वायरमेंट एरिया है, इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर होता है एक एरिया का, वो कितना इफ़ेक्ट करता है एक बंदे की लाइफ़स्टाइल और हेल्थ पे? बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। लाइफ़स्टाइल पे ऐसा होता है कि अब देखो, पॉल्यूशन हर जगह ही है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये सिर्फ़ बद्दी में पॉल्यूशन नहीं है। आप चंडीगढ़ को इतना आप बहुत अच्छी सिटी कहते हैं। पॉल चंडीगढ़ में शायद कभी-कभी बद्दी से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो हर जगह ही पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप एक्सरसाइज़, योग करिए, बेसिकली प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। योगा बहुत ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, पानी पीजिए। एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हम डाइट ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, वो एटलीस्ट पॉल्यूशन फ्री हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि सीज़नल खाइए, लोकल खाइए, जो आपके एरिया में होता है वो खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, ठीक है? घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का अवॉइड करिए। कि ऑलरेडी हम जो साँस ले रहे हैं उसमें तो पॉल्यूशन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के इश्यू है, वो गवर्नमेंट मैनेज करेगी, हम उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है? बट एटलीस्ट जो हम मैनेज कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को पॉल्यूशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो वो कैसे मैनेज होगा? अच्छा खाना खाने से, अच्छी नींद लेने से, और एक्सरसाइज़ करने से, वॉक करने से। एक आपने वर्ड यूज़ किया डिटॉक्स, मैंने सुना डिटॉक्स वाटर, तो डिटॉक्स वाटर काफ़ी चलन में है, वो कैसे बनाए मैम और कितना इफ़ेक्टिव होता है वो? डिटॉक्स वाटर जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? जैसे आप कुकम्बर, लेमन यूज़ करते हैं, उससे भी आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हो। गाजर यूज़ करते हैं उससे भी। लेकिन एक अगर हम देसी लैंग्वेज में ये करें, जो आजकल हर समर हर घर में बनाते हैं, जैसे कांजी। कांजी एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर है जो समर्स में यूज़ होता है, जिसको बीटरूट से या फिर गाजर से बनाया जाता है। और अ, और बेसिकली अगर आपने थ्रू आउट ईयर लेना है, क्योंकि कांजी आपको थ्रू आउट ईयर नहीं मिलता, आपको फ्रेश गाजर या जो रेड गाजर से बनता है वो पूरे थ्रू आउट ईयर नहीं मिलती है। तो आप बेसिक क्या कर सकते हो, कुकम्बर से, लेमन से, और मिंट, जैसे आपका जो पुदीना एंड ऑल होता है, उससे आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हो। वो बहुत ईज़ी होता है बनाना, आपको इंटरनेट पे ईज़िली रेसिपीज़ मिल जाएँगी। तो उससे क्या होता है कि आपका वेट लॉस में हेल्प करता है, आपका जैसे स्किन को कोई इश्यूज़ हैं उसमें हेल्प करता है, आपका एसिडिटी है उसमें हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू हैं उसमें भी हेल्प करता है। तो डिटॉक्स वाटर एक अच्छी चीज़ है, सबको लेनी चाहिए। थोड़ा टेस्ट में वियर्ड होता है, उसमें अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शायद से यंगस्टर्स में से गुस्सा भी हो जाए कि मैम ई-सिगरेट हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए और सिगरेट और ई-सिगरेट में क्या फ़र्क है? सिगरेट और ई-सिगरेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, थोड़ा निकोटिन लेवल जो होता है, वो आपका दोनों में ही होता है। लेकिन जो ई-सिगरेट होती है, उस बेसिकली वो एडिक्टिव होती है, वो हार्मफुल है आपके लिए, क्योंकि आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो जिसको हम वेपिंग बोलते हैं, और ये बैन भी है, ठीक है? तो ये बैन इसीलिए है क्योंकि ये हार्मफुल है, आपके लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी चीज़ जो एडिक्टिव है,
चाहे आप सिगरेट ले रहे हो, ई सिगरेट ले रहे हो, कोई भी अच्छी नहीं है आपके हेल्थ के लिए। सेम इज़ विथ फूड, जो भी एडिक्टिव फूड होते हैं, जैसे आप फास्ट फूड वगैरह खाते हो, वो भी एडिक्टिव है, वो भी आपके लिए अच्छे नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो जिससे एडिक्शन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिससे एडिक्शन हो, क्योंकि वो हार्मफुल ही होती है इन लॉन्ग रन। तो हम इस सेशन को करते हैं, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। लास्ट में बताना चाहूँगा कि मैम जो है वो ऑनलाइन अपने कंसल्टेंसी भी देती हैं और मैम का एक अपना सेंटर भी है जहाँ पे वो बहुत अच्छे से आपको क्योर करेंगे, आपकी जड़ तक जाएँगे आपकी बीमारी को। तो लास्ट में जिस प्रकार हम सभी अपने गेस्ट को सम्मानित करते हैं, हम चाहते हैं एक छोटा-सा गिफ्ट हमारी शुड टॉक्स टीम की तरफ से हम मैम को दें। तो मैम आपके लिए एक छोटा-सा शुड टॉक्स टीम की तरफ से थैंक यू। वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। और आप देखते रहिए शुड टॉक्स। इसी चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही अच्छे-अच्छे सेशंस, ऐसे ही सीख और ऐसे ही आगे के वेंचर्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ शुड टॉक्स।